इट इज़ डे 6 ऑफ लिटरेरी टर्म। यूथ पब्लिकेशन प्रकाश पब्लिकेशन की बुक से लगभग 700 क्वेश्चंस की सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें ये आज हमारा डे 6 है और हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्या है कि एलेक्जेंड्राइन अ लाइन ऑफ 6 iambic feet in found in which of the following stanza type in the English poetry। ठीक है, तो एलेक्जेंड्राइन जो है उसमें 6 iambic feet होते हैं, 6 iambic उसमें फीट होते हैं और ये किस में पाए जाते हैं, कौन सा स्टेंजा? देखो, ट्रेजरा राइम का जो स्टेंजा होगा 3 लाइन से बना है, राइम रॉयल का जो स्टेंजा है 7 लाइन से बना है, हीरोइक कपलेट है। अब देखो कपलेट से ही पता चल गया, तो कपलेट तो 2 लाइन का होता है पर हीरोइक कपलेट है तो पर इसमें शर्त ये हो जाती है कि पेंटामीटर ही होगा। कपलेट तो 2 लाइन का, 2 लाइन का ही वो स्टेंजा है, मगर इसमें शर्त ये हो जाती है कि वो पेंटामीटर होगा तो हीरोइक कपलेट है और ये चौसर ने ईजाद किया था। बात करते हैं हम स्पेंसेरियन स्टेंजा की, जो कि इसका आंसर है। देखो स्पेंसेरियन जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा में 9 लाइन होती है। स्पेंसेरियन स्टेंजा में 9 लाइन होती हैं, स्पेंसेरियन स्टेंजा में 9 लाइन होती हैं और इन 9 लाइन में 8 लाइन प्लस 1 लाइन, 8 लाइन प्लस 1 लाइन, जो 8 लाइन होंगी तो वो क्या है, 8 लाइन स्पेंसेरियन है, 8 लाइन जो है वो स्पेंसेरियन है। कहने का मतलब आयम्बिक पेंटामीटर की 8 लाइन है और जो एक फाइनल लाइन है उसमें पेंटामीटर नहीं है, फाइनल लाइन में पेंटामीटर नहीं है। तो फाइनल लाइन में क्या है, तो उसमें हेक्सामीटर है, क्योंकि 6 आयम्बिक फीट से तो हेक्सामीटर ही बनेगा ना, तो लास्ट में क्या है, हेक्सामीटर है। अच्छा, तो ये तो स्पेंसेरियन और ये हेक्सामीटर, जो हेक्सामीटर ये वाली जो लाइन है उसको एलेक्जेंड्राइन कहेंगे, है ना। तो अब ये तो एलेक्जेंड्राइन इस तरह के हेक्सामीटर को हम कहेंगे, पर ये जो 9 लाइन का बन गया, इस स्टेंजा का नाम क्या है? इस स्टेंजा का नाम है स्पेंसेरियन स्टेंजा। अब तो यहाँ देखो, ये हमारा आंसर क्या एक्सप्लेन करता है कि एलेक्जेंड्रियन इज़ अ वर्स लाइन। ठीक है, वर्स है, पोइट्री है विद 6 आयम्बिक फीट, जिसे आयम्बिक हेक्सामीटर कहेंगे। ठीक है, तो 6 आयम्बिक फीट होते हैं किसमें, एलेक्जेंड्राइन लाइन में, और वो एक ही लाइन है। ठीक है, इन स्पेंसेरियन स्टेंजा कह रहा है कि स्पेंसेरियन स्टेंजा में द एलेक्जेंड्रियन इज यूज्ड इन द फाइनल लाइन। तो स्पेंसेरियन स्टेंजा 8 लाइन का होगा, इसमें एक फाइनल लाइन स्पेंसेरियन स्टेंजा 9 लाइन का ही होता है, सॉरी। तो स्पेंसेरियन स्टेंजा 8 लाइन प्लस 1 लाइन, तो 8 लाइन में तो पेंटा यूज़ किया जाएगा, है ना। स्पेंसेरियन स्टेंजा द एलेक्जेंड्राइन इज यूज इन द फाइनल लाइन। तो जो 9वीं लाइन है, 9वीं लाइन जो है उसमें क्या एलेक्जेंड्रियन यूज़ किया जाएगा, कहने का मतलब आयम्बिक हेक्सामीटर यूज़ किया जाएगा। जबकि इन 8 में इन द फाइनल लाइन आफ्टर 8 पेंटामीटर, इसमें 8 लाइन पेंटामीटर का, फाइनल लाइन हेक्सामीटर का, ये हेक्सामीटर एलेक्जेंड्रियन लाइन। तो इस तरह से फिर ये 9 लाइन का स्पेंसेरियन स्टेंजा बनता है और इसकी राइम स्कीम पूछी जाती है कि स्पेंसेरियन स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है। तो ए बी, ठीक है, सोनेट पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, तो 4 और 5, पर इसको ऐसे करो 8 और 1 है ना। तो ए बी सी सी, ये है हमारा क्या कि स्पेंसेरियन। और ये ट्रेजरा राइम में 3 लाइन का होता है स्टेंजा, राइम रॉयल 7 लाइन का होता है, हीरोइक कपलेट 2 लाइन का होता है। तो ये है इसका, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखेंगे हमारा क्या क्वेश्चन है कि इट वॉज एडवर्ड मार्स हु कॉइन्ड द टर्म डैश। अब ये कौन सा टर्म है कि विक्टोरियन, डेकेडेंट, जॉर्जियन या मॉडर्निस्ट, कौन सा टर्म इसने कॉइन किया है, किसने, एडवर्ड मार्स ने और 20th सेंचुरी में। तो यहाँ देखिए कि जो एडवर्ड मार्स हैं तो यहाँ पे एक 20th सेंचुरी में टाइम पीरियड आता है 1910 to 1936,
है ना। जब जॉर्ज फिफ्थ थे तो इन्होंने जो एडवर्ड मास ने उस टाइम पर कुछ कुछ एंथोलॉजी पब्लिश हुई थी, और उन एंथोलॉजी में लगभग 40 पोइट्स जो थे, है ना, राइटर जो थे 40, तो उनके वर्क पब्लिश हुए इस एंथोलॉजी में। इनके जो वर्क थे किसी एक ही थीम पर, है ना, एक ही पर्टिकुलर थीम इनके वर्क से झलकती थी, तो इसीलिए एक ही साथ इनको रखा गया। और उनको इस एडवर्ड मास ने उसको जॉर्जियन नाम दिया, क्योंकि किंग जॉर्ज का है ये टाइम पीरियड, किंग जॉर्ज का टाइम पीरियड है। तो किंग जॉर्ज के टाइम पीरियड में जिस प्रकार क्योंकि उन्हीं के तो उसमें रहेंगे, क्या कहते हैं, कोर्ट के में, क्योंकि पोइट जो है कोर्ट में लिखने का काम करते हैं, उनके प्रेज में लिखने का काम करते हैं। तो एडवर्ड मास ने इसीलिए जो कॉइन किया टर्म, वो जॉर्जियन कॉइन किया है। देखो विक्टोरियन तो किंग विक्टोरिया के नाम से है, वो किंग क्वीन, है ना। अब यहाँ इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या लिखा है कि जॉर्जियन पीरियड इज़ अ टर्म अप्लाइड बोथ द रेन इन इंग्लैंड ऑफ 4 सक्सेसिव जॉर्जेस। अच्छा देखो, 4 ये और 1 ये 5वां। तो यहाँ अगर इसकी 4 सक्सेसिव की बात करें तो 1730 टू 1930 माना जाता है, 1730 टू 1930 माना जाता है एक अप्रॉक्सीमेट। तो फिर वो जॉर्जियन पीरियड का ये हो गया जॉर्जियन पीरियड। मगर जॉर्जियन की बात करें तो ये क्या है, एंड रेन ऑफ जॉर्ज, जो कि 1910 से 1936 है। एडवर्ड मास कॉइन द टर्म इन 20th century। द टर्म जॉर्जियन पोइट्स यूजुअली designated a group of writers in the later era who loomed large इन 4 एंथोलॉजी, जिनको गढ़ा गया था 4 एंथोलॉजी में, एंटाइटल जॉर्जियन पोइट्री। तो उनके जो पोइट्री का टाइटल क्या रखा, जॉर्जियन, क्योंकि जॉर्ज का राज है तो जॉर्जियन पोइट्री, विच वर पब्लिश्ड बाय एडवर्ड मास बिटवीन 1912 टू 1922। तो इसलिए एडवर्ड मार्स को याद रखना है, जब भी जॉर्जियन का नाम आएगा तो एडवर्ड मार्स को याद रखना है, एडवर्ड मार्स को, ठीक है। तो क्योंकि ये टर्म ही इन्होंने कॉइन किया था इसलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लायर, आफ्टर विच लिरिक प्राइमरीली अ सॉन्ग इज एक्चुअली। अब देखो, एन अरेंजमेंट ऑफ ट्यून, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और म्यूज़िकल कंपोजिशन और स्टेंजा टाइप। यहाँ पे है ना, जो लायर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है। आज हम गिटार देखते हैं, आज हम और इस तरह के तारों वाले बहुत सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं, और उस पुराने समय में ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट तो नहीं थे, तो लायर था। लायर गिटार की तरह था, पर गिटार की तरह लंबा नहीं है कि ऐसा छोटा। इसको इनके तारों को भी बजा बजा के एक ट्यून जो है वो क्या प्रोड्यूस की जाती थी। तो लिरिक हम किसे कहते हैं, है ना। लिरिक वो होता है जो लायर पे बजाया जाता है। लिरिक वो सॉन्ग होते हैं जो लायर पे बजाए जाते हैं, है ना। लिरिक वो सॉन्ग होते हैं जो लायर पे बजाए जाते हैं। लायर एक इंस्ट्रूमेंट है जो गिटार के जैसा है, पर इसमें ऐसे ऊपर का हैंडल वगैरह नहीं है, ऐसे ही है ना। आपको मिल भी जाएगा इसका फोटो देखने के लिए। तो लायर क्या है, लायर जो है क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको याद रखो। इसका फ़ोटो देख लेना तो कभी भी इसको भूलोगे नहीं, है ना। क्या है, इन द बिगनिंग द वर्ड लिरिक वॉज यूज्ड फॉर एनी सॉन्ग। तो लिरिक किसी भी सॉन्ग के लिए वो यूज़ किया जाता था, टू बी संग विद लायर। कोई भी किसी भी प्रकार का सॉन्ग हो पर लायर के साथ गाया गया हो तो फिर वो लिरिक हो जाएगा। और लिरिक अ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नोन टू द ग्रीक्स। तो वो इसमें स्ट्रिंग लगी हुई होती थी, तार लगे हुए होते थे, तो उसे खनखना के वो बजाया जाने का काम किया जाता था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फार्स, और देखो यही इसी तरह का क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था। तो इससे पहले क्या कि फार्स इज़ एन एग्जेजरेटेड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें ये तो फार्स यहाँ दे दिया, तो फार्स किस में है, क्या ट्रेजी कॉमेडी में है, रोमांस में, ट्रेजिडी में नहीं है, रोमांस में भी नहीं है, ट्रेजी कॉमेडी में भी नहीं है। जो कॉमेडी की एग्जेजरेटेड फॉर्म है वो फार्स है, जहाँ पर कॉमेडी में हम क्या करते हैं, लोगों को हंसाने का काम करते हैं, और उस हंसाने के पीछे क्या होता है कि मनोरंजन होता है, ठीक है, एक सीमा तक, हद तक।
अब जहाँ हद पार हो जाएगी, हम कुछ इस तरह का प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने जिसमें जिसमें क्या होगा कि ज़बरदस्ती हम उन्हें हंसाने का काम कर रहे हैं और उसमें फिर ऊट पटांग भर कर भी हंसाने का काम कर रहे हैं। तो वो जो ऊट पटांग है वो फार्स है ना, एग्जेजरेटेड फॉर्म। देखो क्या लिखा है फार्स के बारे में। और उसी तरह से मेलोड्रामा है, मेलोड्रामा ट्रेजेडी का है। A farce is an exaggerated form of comedy. It is a dramatic piece. ठीक है, exaggerated form में बहुत बड़ा चढ़ाकर exaggerate करके जो मतलब कॉमेडी की फॉर्म है। इट इज़ ड्रामेटिक पीस इंटेंडेड टू मेक ऑडियंस लाफ। बस एक ही है इसका इंटेंशन कि बस लोग हंसें हंसें। एंड रिलाइंग लेस ऑन प्लॉट, और रिलाइंग लेस विश्वास करें प्लॉट पर बहुत कम, एंड करेक्टर देन प्लॉट और करेक्टर देन ऑन द एग्जेजरेटेड इम्प्रोबेबल सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन ही ऐसे बना दी जाती है वहाँ पे इम्प्रोबेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वार्टोज एंड फोलियोज। क्वार्टोज एंड फोलियोज, क्वार्टोज एंड फोलियोज आर टर्म्स एसोसिएटेड विद। और किससे जो ये टर्म है क्वार्टो और फोलियोज, ये किससे एसोसिएटेड है, संबंधित है? कि परफॉर्मेंस से है, कि क्रिटिसिज्म से है, कि राइटिंग से है, कि प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन से है। तो देखो क्वार्टो और फोलियोज को जब हम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, है ना, शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, तो हमें क्वार्टोज और फोलियोज पढ़ने के लिए मिलते हैं कि जो उनके वर्क हैं वो फोलियोज में पब्लिश हुए कि क्वार्टोज में पब्लिश हुए, इसकी बात है। तो है ना, ये क्वार्टोज और फोलियोज क्या है कि देखो एक पेज है। अब इस पेज एक है, ये बड़ा पेज, इसके दो भाग कर दो, है ना। आपको यहाँ पर भी लिखा मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, तो ये दो हो गए, तो ये फोलियो बन गया, दो हो गए तो ये फोलियो बन गया। पर हमने इसको क्या किया कि हमने इसको चार तरफ लिखा है कि इसके जो पीछे वाला है वहाँ एक, ये दो, ये तीन, और इसके नीचे वाला चार। तो ये क्या हो गया, ये फोलियो, ये क्वार्टोज हो गया। तो मतलब एक पेज की जो अगर चार लीफ होंगी, एक पेज की चार लीफ होंगी तो वो क्या कहते हैं, क्वार्टोज हो जाएगा। क्वार्टो, क्वार्टर से याद रखिए, चार, है ना। एक पेज का 1/4 होता है ना, क्वार्टर 1/4, तो क्वार्टर, क्वार्टोज। तो इस तरह से ये प्रिंटिंग का है। आपने देखो बुक्स देखी हैं, बहुत सारी बुक्स आपने देखी हैं, तो आप देखिए कि एक पेज किस प्रकार से है, तो वहाँ आपको समझ में आएगा ये। तो ये प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन से है। और देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है कि क्वार्टोज एंड फोलियोज आर टर्म एसोसिएटेड विद प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कि भाई अगर तुम्हारी प्रिंट मशीन, प्रिंटर जो है निकाल रहे हो तो किस प्रकार से है ना। एक पेज, आधा पेज, क्या एक मतलब जो एक पूरा पेज होता है उसके आधे पर लिखा जाएगा कि दोनों साइड लिखा जाएगा कि बड़ा लिखा जाएगा। कोई आपने देखा है बुक छोटी भी आती हैं, है ना, जैसे हनुमान चालीसा की बुक देख लीजिए, छोटी छोटी आती हैं, है ना, और बड़ी भी आती हैं। और आप ये हमारी जो बुक है इसे देख लीजिए, है ना। तो ये आप देखिए कि एक पेज को क्या वो आधा यूज़ किया जा रहा है कि एक यूज़ किया जाता है, तो आप समझ जाओगे इस बात को। ठीक है, तो क्वार्टोज एंड फोलियोज आर टर्म्स एसोसिएटेड विद प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। क्वार्टोज अ सीट फोल्डेड ट्वाइस। तो क्वार्टो जो होती है दो बार मुड़ी हुई है, इनटू 4 लीव्स, 4 इसमें लीव्स हैं। और फोलियो इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लीफ if the sheet is folded once so as to the 2 leaves of 4 pages, the book is a folio। ठीक है, तो यहाँ देखिए यही वाली बात यहाँ पे लिखी है कि क्वार्टो में कोई सीट है, फोल्ड हुई है दो बार, तो 4 लीफ हो गई। इसी एक पेज को, इतना बड़ा पेज है, इसको मैं दो बार फोल्ड कर रही हूँ बीच में से, तो एक पीछे एक ऊपर, दो, एक ये, एक इसके नीचे, 4। तो ये हो गया, 4 लीफ हो गई हमारी। और फोलियो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है लीफ। फोलियो का मतलब है लीफ, है ना। और इस लीफ का मतलब होता है पत्ता, पत्ती, है ना। तो इफ़ द सीट इज़ फोल्डेड वंस, और सीट को अगर एक बार फोल्ड किया जाएगा, सो इट इज़ फ्रॉम 2 लीव्स। तो मतलब अगर मान लो एक ही ये है लीफ, एक ही है, बस मैं इसको एक बार फोल्ड कर रही हूँ, पर मतलब मैं पीछे पीछे यूज़ नहीं कर रही, ऊपर ऊपर इसको यूज़ कर रही हूँ। तो ये है ऑफ द पेज 4 पेजेस, और दैट इज़ फोलियो। तो ये वाली बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आइडेंटिटी, हाँ ठीक है, आइडेंटिटी द लिटरेरी टर्म, सॉरी, आइडेंटिफाई द लिटरेरी मूवमेंट दैट अटेम्प्ट्स टू रिलेट
आर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो कौन सा ऐसा लिटरेरी मूवमेंट है जो कि रिलेट करता है किसको, इंडस्ट्री वगैरह को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को। मैनरिज्म, विक्टो वॉर्टिसिज्म लिखा है, वॉर्टिसिज्म, प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड या बेरिसिमो। तो देखिए, रोमेंटिसिज्म के बाद विक्टोरियन पीरियड और ये वॉर्टिसिज्म यहाँ पे लिखा है। तो आंसर तो इसको हमें याद रख लेना है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो वॉर्टिसिज्म लिटरेरी मूवमेंट है इसका। तो देखिए आप क्या लिखा है इसके एक्सप्लेनेशन में कि वॉर्टिसिज्म लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट डेट फ्लोरिस्ड इन इंग्लैंड 1912-15, है ना, फाउंडेड बाय वेंडम लेविस। इट अटेम्प्टेड टू रिलेट आर्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो था वो रिलेट करता था आर्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। द नेम वॉर्टिसिज्म, इसको भी याद रखना है, वॉर्टिसिज्म वॉज गिवन टू द मूवमेंट बाय एजरा पाउंड इन 1913 में। तो ये वॉर्टिसिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजरा पाउंड, तीन चीज़ को याद रखिए। क्या वॉर्टिसिज्म बात करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की और ये मूवमेंट है एजरा पाउंड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और देखिए ये क्वेश्चन हमें कुछ राइम यहाँ पे बता रहा है और उसके साथ ये क्वेश्चन है कि आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल। I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. ठीक है, the rhyme in these lines consist of single stress syllable। तो ये जो लाइम है मिलकर बनी है सिंगल स्ट्रेस सिलेबल, स्टिल, हिल, बोर, मोर, एक बार में ही बोल जा रहा है। स्टिल, ऐसा नहीं कि स्टिल, ऐसा नहीं है कि नट खट, तो दो हो गए है ना सिलेबल, उसमें एक ही है, सिंगल स्ट्रेस सिलेबल है और स्ट्रेस भी है, स्टिल जोड़ दे रहे हैं हम उस पर, है ना, हिल। तो इट इज़ कॉल्ड, तो क्या कहा जाता है, देखो जो स्ट्रेस सिलेबल है, अगर कोई लाइन हमारा स्ट्रेस सिलेबल के साथ एंड होती है तो वो मस्कुलिन होती है, मस्कुलिन, और अनस्ट्रेस सिलेबल के साथ एंड होती है तो फिर वो फेमिनिन राइम होती है। तो इसमें स्ट्रेस सिलेबल के साथ एंड हो रही है तो ये हमारी मस्कुलिन राइम है। देखो इसी से याद रख लो कि जो मस्कुलिन जेंडर है, जेंडर की बात नहीं, मस्कुलिन जो है मेल है, मस्कुलिन मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं कि उनके अंदर स्ट्रेस है, दबाव मतलब स्ट्रेस है, और फेमिनिन बड़ी सॉफ्ट होती हैं तो अनस्ट्रेस हैं। मस्कुलिन बड़े मतलब हार्ड टाइप के होते हैं तो वो स्ट्रेस हैं, और मस्कुलिन फेमिनिन सॉफ्ट होती हैं तो वो अनस्ट्रेस हैं। तो इसी तरह से इसको भी याद रखा जा सकता है। ट्रिपल राइम और डबल राइम तो ये अलग बात है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है द राइम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्ट्रेस सिलेबल कॉल्ड मस्कुलिन राइम, जैसे कि यहाँ स्टिल है, हिल है। ठीक है, नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द टर्म रोमांटिक आयरनी। बात है रोमांटिक आयरनी। आयरनी बहुत सारे टाइप की होती हैं, आयरनी बहुत सारे टाइप की होती हैं। ठीक है, तो उसमें यहाँ हमें टर्म रोमांटिक आयरनी के बारे में बताना है। मॉयलियर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, या फ्रेडरिच सेजल ने इसको इंट्रोड्यूस किया, या फ्रेडरिच नेस्टेच ने किया है, या जीन रेक्साइन ने। तो इसको तो याद रखने वाली बात है रोमांटिक आयरनी। ये जो टर्म है ये कॉइन किया है किसने, ये कॉइन किया है फ्रेडरिच सेगल ने। रोमांटिक आयरनी इज एन एटीट्यूड ऑफ डिटैच्ड स्केप्टिसिज्म, डिटैच्ड स्केप्टिसिज्म। तो डिटैच्ड स्केप्टिसिज्म एडॉप्टेड बाय एन ऑथर टुवर्ड्स हिज और हर वर्क, टिपिकली मैनिफेस्टिंग इन लिटरेरी सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ रिएक्शन, की खुद की अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस और रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्रभाव को। द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरनी was originated with the German romantic writer and critic Karl Wilhelm Friedrich Hegel. Befron's narrative poem Don Juan is a sustained exercise in romantic irony। तो romantic irony के लिए हमें जो ये पोएम है डॉन जॉन, इसको भी रखना है ध्यान। और ये
यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस और देख रहे हैं। एक दूसरी बुक से लिखा है द न्यू क्रिटिसिज्म इज़ रिटन बाय न्यू क्रिटिसिज्म की जॉन क्रो, रैनसम या फिर लेविस या फिर इम्पसन या एलेंटेट। तो इसका आंसर है न्यू क्रिटिसिज्म के लिए याद रख लिए रैनसम। जॉन क्रो रैनसम। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी इज रिटन बाय 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, है ना, एम्बिग्यूटी तो दोहरापन। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी ये किसने लिखा है कि जॉन क्रो, रैनसम, एलन टेट और विलियम एम्पसन या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है विलियम एम्पसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि a representation of a person that is exaggerated for comic effect, तो क्या होगा? हाँ, तो क्या कार्टून होगा, राउंड करेक्टर, फ्लैट करेक्टर या कैरिकेचर? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन, अब आप यही देख लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि कोई चित्र बन के आता है न्यूज़पेपर में, कि कभी कभी क्या है कॉमेडी हो जाती है। किसकी कॉमेडी हो जाती है? नरेंद्र मोदी का ही फ़ोटो ऐसे बन के आएगा उल्टा सीधा सा, है ना, या अमित शाह और नरेंद्र मोदी का बहुत आता है साथ साथ में। तो वो क्या है? वो कैरिकेचर है। वो क्या है? कैरिकेचर है। किसी पर्सन का एग्जैजरेटेड कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए जो रिप्रेजेंट उसका फ़ोटो या मतलब उसको किया जाता है, बड़े ही कॉमिक वे में किया जाता है। हाथ पैर उसके पतले, पेट उसका मोटा, या सिर उसका बड़ा, या हाथ पैर छोटे, या फिर पेट उसका मोटा और मुंह उसका बिल्कुल छोटा, इस तरह के उसका बना देगा। तो वो उसे कार्टून नहीं कहेंगे, उसे हम कैरिकेचर कहेंगे। फ्लैट करेक्टर तो ये एक बड़ा अच्छा ही करेक्टर है। टाइप्स ऑफ करेक्टर में फ्लैट करेक्टर, राउंड करेक्टर, इन सबको हमने देखा है। राउंड करेक्टर एनर्जी से भरा हुआ होता है। ज़्यादातर ऐसा करेक्टर या तो हीरो होगा, हीरो के साथी होंगे, और जबकि फ्लैट करेक्टर क्या है, ये भी जो फ्लैट करेक्टर है, जैसे कि शेक्सपियर का जो नाटक है हेमलेट में आप देखिए कि ऑफेलिया का जो फादर है पोलोनियस, तो एक फ्लैट करेक्टर है वो, है ना। तो ये फ्लैट करेक्टर होते हैं जो कि जिनका है ना ज़्यादा, जिनकी वजह से जो कोई वर्क है, क्या कहते हैं, वो आगे नहीं, मतलब उनके एक्शन रिएक्शन से आगे नहीं बढ़ता, बस फ्लैट ही रहता है। कैप्सूल क्रिटिसिज्म इज़ अ टर्म यूज्ड बाय कैप्सूल क्रिटिसिज्म। तो ये कैप्सूल क्रिटिसिज्म जो टर्म है, एलेक्जेंडर वूलकॉट या एलन टेट या एम्सन या अर्नोल्ड। तो कैप्सूल क्रिटिसिज्म एलेक्जेंडर वूलकॉट ने ये इजाद किया है ये टर्म। नेक्स्ट है फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, एरिस्टोटल, प्लेटो, अर्नोल्ड और सोक्रेट्स। तो फादर ऑफ क्रिटिसिज्म तो एरिस्टोटल हैं, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म एरिस्टोटल हैं। इनका जो वर्क है पोइटिक्स, तो वो सबसे पहले पढ़ना ही पड़ता है। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म की बात करी है, तो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो ये तो इंग्लिश के नहीं है एरिस्टोटल, ये भी नहीं है इंग्लिश के, पर इंग्लिश के फादर ऑफ क्रिटिसिज्म के लिए किसका नाम आएगा? ड्राइडन का नाम आएगा, ड्राइडन का। अर्नोल्ड का भी नहीं आएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड का नहीं आएगा, ड्राइडन। तो इसका आंसर है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडन। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडन। कैसे याद रखेंगे भाई? क्रिटिसिज्म के लिए अरिस्टोटल, मगर फादर कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो इंग्लिश में हमारे ड्राइडन है, और फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडन। नेक्स्ट है डीकंस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद, हाँ, तो ये तो बहुत पूछा जाता है, ये इसको याद रखना है। डीकंस्ट्रक्शन, है ना, एसोसिएटेड है किससे? एम्सन से, एलन टेट से, रैनसम से, जैक्विस डेरिडा से ये एसोसिएटेड है क्या? डीकंस्ट्रक्शन। जैक्विस डेरिडा, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रामेटोलॉजी रिटन बाय जैक्विस डेरिडा, एलन टेट, रैनसम और इम्सन। तो ये है जैक्विस डेरिडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जैक्विस डेरिडा वॉज ऑफ, और ये कौन थे? फ्रेंच फिलोसोफर क्रिटिक, फ्रेंच मिनिस्टर क्रिटिक, रशियन क्रिटिक, अमेरिकन क्रिटिक। तो ये फ्रेंच फिलोसोफर हैं, दार्शनिक है, क्रिटिक है, आलोचक है, जैक्विस डेरिडा। नेक्स्ट है वी मस्ट एन्जॉय बिफोर वी कैन क्रिटिसाइज, हु सेड। और अच्छी बात है कि ठीक है, किसी वर्क को, किसी मूवी को या किसी काम को क्रिटिसाइज़ करने के पहले उसको थोड़ा एंजॉय करो, ठीक है। ये बात किसने कही है? सी डे लेविस ने कही है, सी डे लेविस ने। नेक्स्ट है
क्लासिसिज्म इज़ हेल्थ, रोमेंटिसिज्म इज़ डिसीज़। ये बड़ी अच्छी बात है, और ये हम वर्ड्सवर्थ जब पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि रोमेंटिसिज्म वर्ड्सवर्थ है, उसमें रोमेंटिक पीरियड में, है ना, तो वहाँ हमें देखने को मिलती है, और ये गोएथ ने कही है ये बात। नेक्स्ट है कि द वर्ड ऐसे was has been taken from French word essai. What does it mean? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ट्राई होता है, तो अटेम्प्ट, आस, से टू एनीवन, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब है अटेम्प्ट, इसका मतलब है ट्राई, है ना, तो ये है ऐसे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी इज़। तो फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी तो राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, गार्बोडक फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, और राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। अब ये लिखिए किसने है, और आप सर्च कीजिए, बताइए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि जॉनसन्स प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, एल्केमिस्ट एंड वॉलपोल आर द बेस्ट एग्जाम्पल। देखो ये है हमारे पीसीटी के उद्देश्य से बड़ा ही इम्पोर्टेंट, कि ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की बात है ना। तो ये जॉनसन्स के जो प्ले हैं कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर, एल्केमिस्ट है उनका, वॉलपोल है, बेस्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ के हैं, तो बेन जनसन के द्वारा ये लिखे हुए हैं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर हैं, ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर हैं, जिनने ना इन्होंने चार फ्लूइड बताए हैं कि ब्लड है, मेलनकली है, फिल्म है, एक और है ना। तो वो या तो ज़्यादा होते हैं या फिर कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि ह्यूमन उनका मानव, हाँ, कि लोगों का जो बैलेंस है, मेंटली बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है, तो उसको ज़्यादा या कम करके क्या कॉमेडी की जाती है। तो ये है बात कॉमेडी की, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की बात है ये। नेक्स्ट है इन 18th सेंचुरी कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिवाइव्ड बाय। तो 18th सेंचुरी में कॉमेडी ऑफ मैनर की बात है, किसने रिवाइव्ड की थी? गोल्ड स्मिथ स्टील, या ब्यूमॉन्ट, या फ्लेचर, या गोल्ड स्मिथ शेरिडन। तो ये जो नाम है गोल्ड स्मिथ और शेरिडन का नाम आता है इसमें, गोल्ड स्मिथ शेरिडन का नाम आता है कि 18th सेंचुरी में इन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर को रिवाइव किया था, पुनर्जागृत किया था। द राइवल्स रिटन बाय, किसने लिखा है राइवल्स? तो ये देखो राइवल्स जो है कॉमेडी ऑफ मैनर की बात करता है, और ये शेरिडन ने लिखा है, शेरिडन और कॉन्ग्रीव को भी याद रखा जाता है इसके लिए, कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए, है ना, मगर यहाँ पे शेरिडन आंसर है रिवाइवल के लिए, रिवल्स के लिए, ठीक है, रिवल्स। नेक्स्ट है इट इज़ अ ड्रामा ऑफ अ सीरियस नेचर, ठीक है, ड्रामा है, सीरियस नेचर का है, डीलिंग विद द थॉट एंड एक्शन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, तो जिसमें थॉट और एक्शन ऑर्डिनरी साधारण लोग जैसे हैं, रादर देन मैन ऑफ ग्रेट फॉर्चून और स्टेटस, ठीक है, मतलब बड़े लोगों के नहीं है। राइज ऑफ डेमोक्रेसी अफेक्टेड दिस काइंड ऑफ ड्रामा, ठीक है, तो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, तो वो क्या करता है, अफेक्ट करता है इस टाइप ऑफ ड्रामा के। विच काइंड ऑफ ड्रामा इट इज़? ड्रामेटिक ट्रेजेडी, डोमेस्टिक कॉमेडी की तो बात नहीं है, सीरियस है। ट्रेजी कॉमेडी में भी आगे क्या कहते हैं, ई बुक कॉमेडी हो जाती है, वहाँ पे सुखांत होता है, या प्योरली क्लासिकल ट्रेजेडी। अब प्योरली क्या है, ट्रेजेडी है, क्लासिकल भी, रोमांटिक भी, लिखने का स्टाइल है वो, प्योरली कहने से कुछ नहीं है। तो यहाँ डोमेस्टिक ट्रेजेडी को दिखाएगा। डोमेस्टिक यहाँ से एक शब्द पकड़ सकते हैं, डेमोक्रेसी, है ना, तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी। अब डोमेस्टिक ट्रेजेडी जो है ना, हमें गाल्सवर्दी के प्ले में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जॉन गाल्सवर्दी, तो वो उन्होंने डोमेस्टिक, जैसे कि उनका है जस्टिस है, या फिर उनका स्ट्राइक है ना, ये इनमें उसकी प्रजा की बात है यहाँ पे, है ना, तो ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी के अंतर्गत आएंगी। और नेक्स्ट हम देखेंगे, और ऐसे तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी हम बात करेंगे ओथेलो की, तो वो भी होगी, क्योंकि उनकी पति पत्नी का आपस का बीच का चक्कर ही तो था, जिसकी वजह से जो डेस्डिमोना है उसकी फिर मर्डर कर देता है वो। इट इज़ अ लिटरेरी वर्क इन विच इमेजिनेशन प्लेज अ ग्रेट रोल, ठीक है, तो एक लिटरेरी वर्क है जिसमें इमेजिनेशन
उसका महान रोल है। इट प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ लाइफ, ठीक है, एज इट कुड नेवर बी। तो ऐसी लाइफ की वो पिक्चर प्रेजेंट करता है जो कभी नहीं रही। बाई व्हाट टर्म? द लिटरेरी वर्क नोन, इमेजिज्म, फैंटासी, डेडीज्म या फिर नन? तो इसका आंसर है फैंटासी, फैंटासी है ना, फैंटासी। तो कल्पना, और कल्पना बहुत एक हद, मतलब बहुत ज़्यादा कल्पना जिसमें छुपी है, तो वो फैंटासी है। एनर्जेटिक, जैसे एनर्जेटिक से भर दे। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इट इज़ अ लिरिकल पोएम दैट गिव्स अ लिटिल पिक्चर, ठीक है, लिरिकल पोएम है, लिरिकल पोएम है, ये याद रखना है। गिव्स लिटिल पिक्चर ऑफ एवरीडे लाइफ एंड एमिड नेचुरल सराउंडिंग, ठीक है, जनरली रूरल और पास्टोरल। ओरिजिनली द टर्म वॉज अप्लाइड टू द पोएम ऑफ थियोक्रिटस। तो ये जो पोएम है थियोक्रिटस की, उनका जो टर्म है उनके लिए अप्लाई होता है। तो कौन सा टर्म है ये? क्या लिरिक है, ले है या बल्लड है ना? तो बल्लड की हम बात यहाँ नहीं करेंगे, हालांकि ये भी लिरिकल पोएम होती है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो सराउंडिंग है वो ऐसी ही रखे, पास्टोरल रखे, रूरल रखे, कोई भी हो सकते हैं। ये तो एक कहानी बताती है, वो कहानी किसी की भी हो सकती है। लिरिक लेयर के साथ गाए जाते हैं। और इडिल की बात है, इडिल है, पास्टोरल है, इडिल है, पास्टोरल है। और एक और नाम आता है इक्लॉग, है ना, तो ये भी पास्टोरल सीनरी वगैरह को बताती हैं। तो इसका जो आंसर है वो है थियोक्रिटस ने इडिल लिखे थे, थियोक्रिटस ने इडिल लिखे हैं, और इनकी पोइम का जो नाम है, टाइटल है, वो इडिल के नाम से है, इसीलिए इस तरह की पोइट्री को हम इडिल कहते हैं। और एक छोटा नरेटिव पोइम है, शॉर्ट नरेटिव पोइम है, तो इसको हमने डिस्कस किया है कि उसे हम ले कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे इडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन हॉवुड्स द 4 पीस, ठीक है, तो ये 4 पीस क्या हैं? कि कॉमिक इंटरल्यूड है, कॉमिक रिलीफ है, या पोइटिक जस्टिस है, या मिस्ट्री प्लेस है? तो देखो ये जॉन हॉवुड 4 पीस जो हैं ये क्या हैं? ये इंटरल्यूड है, इंटरल्यूड, ठीक है, इनको याद रखेंगे। ये क्या है? 4 पीस इंटरल्यूड, 4 पीस है इंटरल्यूड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि मिस्ट्री प्लेज वर कंसर्न विद द बाइबल वाइल मिरेकल प्लेज डील विद। हाँ, तो देखो मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज, इंटरल्यूड। प्री एलिजाबेथन में, एलिजाबेथन से पहले प्री एलिजाबेथन, तो वहाँ पे हमने यही डिस्कस किया कि इंटरल्यूड लिखे जाते थे, है ना, और मिस्ट्री प्ले और मिरेकल प्ले। तो मिस्ट्री प्ले में बाइबल की बात है, मिरेकल होता है चमत्कार, तो चमत्कार कौन करेगा? संत लोग करते हैं। तो लाइव्स ऑफ सेंट एंड मार्टियर्स, हाँ ठीक है, लाइफ ऑफ सेंट जो हैं संतों के बारे में, क्योंकि कोई आप संत के बाद पास जाओगे तो वो कुछ ऐसे आपको कुछ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएगा, तो आपको अरे महाराज चमत्कार हो गया, तो वो मिरेकल हो गया। और ऑप्शन लिखे हैं क्या कि लाइव्स ऑफ कॉमन मैन, लाइव्स ऑफ गॉड और गॉडेसेस। तो ये कॉमन मैन और इसकी बात नहीं है, जो मिरेकल प्ले हैं वो किसकी बात करेंगे? मिरेकल सेंट की लाइफ से रिलेटेड है ना। तो हमारा ऑप्शन है ए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।